वेलकम टू डीप टेक एकेडमी वंस अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के क्लास में। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एनर्जी। क्या नाम है? एनर्जी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का जो यूनिट, एक बार हम आपके सिलेबस को रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग जो टॉपिक चैप्टर कर रहे हैं ना, ये वर्क एनर्जी इन पावर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने वर्क जो है ना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पिछला 2 क्लास के अंदर हमने देखा था कि वर्क क्या होता है, और वर्क में जितनी सारी चीज़ें थी सब हमने कंप्लीट कर दिया आपको। और आज हम लोग करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये चीज़ एनर्जी के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ जो है, एनर्जी स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सा देख लें। अगर आप इंटीग्रेशन समझे होंगे, ठीक है, तो वर्क की जो है ना ऐसे भी डिफिनेशन देखने को मिलती है। वर्क की जो है, जो इंटीग्रल फॉर्म होती है, कि अगर मान लेते हैं क्या होता है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर रहता है आपका, तो इसको हम लोग, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स लिखते हैं या वाई लिखते हैं या डी लिख सकते हैं, ऐसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स लिखा जाता है। मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया और डी का मतलब छोटा सा हो गया, डी एक्स सिंबल हो गया। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो छोटा वर्क होता है, यानी छोटा वर्क का मतलब डी डब्ल्यू, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही टोटल वर्क निकालना होता है तो ये हो जाता है एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये साइन किसका होता है? इंटीग्रेशन का होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाली चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो आप ये ऐसे भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, कि ये ऐसे भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा वर्क का फॉर्मूला। और साथ ही साथ ये भी एक कहा जाता है, ऐसा भी है कि अगर आप एरिया की बात करेंगे, कि अगर मान लेते हैं कि इस पे आप फोर्स लेते हैं इस ग्राफ पे, और इस ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एक्स, तो अगर आप इसका एरिया निकाल दोगे ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, ये वाला जो टोटल एरिया निकाल दोगे तो वर्क के बराबर हो जाएगा। ये जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये आपको वर्क के बराबर हो जाएगा। यानी कि फोर्स फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, ये इस ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया आपको क्या देता है? वर्क देता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, तो ये आपका वर्क देता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें थी, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एनर्जी। लेकिन ये अभी स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा सा हम एक और आपके सिलेबस को हम रिव्यू कर देते हैं। ये मैंने सिलेबस आपका रखा है, ये वाली। ठीक है, ये हम लोग यूनिट 3 का वर्क पावर एंड एनर्जी कर रहे हैं। और देखो, फ्रिक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि फ्रिक्शन हमने ये वाली कंप्लीट कर ली है। टाइप्स, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, वर्क डन in moving an object on horizontal and inclined plane of the rough and plane surface and, ये अभी वर्क डन हमने अभी समझा है इससे पहले वाले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में। और ये वर्क, ठीक है ना, ये वाली हमने कंप्लीट कर ली है, इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और अभी जो हम लोग समझने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि एनर्जी के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? ये वाली एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये एनर्जी और उसके यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो एग्जाम्पल के साथ साथ और डेरिवेशंस के साथ साथ करना है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमको समझना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और फ्री फॉलिंग बॉडी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को आज करनी है। और उसके बाद हम लोगों का ये बच जाएगा सिर्फ पावर। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना हम लोग आज करें, एनर्जी के बारे में समझे। तो आज के क्लास में 40-45 मिनट तक हम लोग यही समझने वाले हैं कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है एनर्जी और उसके यूनिट। ठीक है, तो बताओ जी, एनर्जी, ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं आप? ऊर्जा। ऊर्जा की क्या डिफिनेशन है, क्या परिभाषाएं हैं आपके ऊर्जा की, ये बताओ। क्योंकि क्लास 9th के अंदर भी आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ के आया है। ठीक है, कि एनर्जी क्या होता है। ये दिस इज द एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। तो कैपेसिटी टू डू वर्क, ध्यान देंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है।
काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी बॉडी के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की जितनी कैपेसिटी है, वही उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि आपके पास कितने एनर्जी है, तो आप सीधा ये क्या है कि आपके पास जितने काम करने की ताकत है, जितनी क्षमता है, आप जितना वर्क कर सकते हैं ना, वही आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। और बहुत तरह के एनर्जी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होती है। क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं अगर हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की अलग अलग टाइप। जैसे कि पहला आप देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अंदर दो आती है, एक आती है कैनेटिक, कैनेटिक एनर्जी, और दूसरी आती है आपको पोटेंशियल एनर्जी। आपको आती है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एनर्जी आप देखेंगे हीट एनर्जी भी होता है, जी सर होता है हीट एनर्जी। तीसरी टाइप की एनर्जी आप देखेंगे कि सर केमिकल एनर्जी, एकदम बिल्कुल होता है केमिकल एनर्जी। अगर कहीं पर केमिकल है तो केमिकल एनर्जी होती है। चौथा अगर आप देखेंगे कि सर लाइट एनर्जी होता है, एकदम होता है, जहाँ पे ये लाइट एनर्जी की हम बात कर सकते हैं। पांचवा अगर आप देखते हैं तो हाइड्रो पावर होता है, हाइड्रो एनर्जी होता है, यानी कि आप जो बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी की आप बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, ये भी आपका एक तरह का एनर्जी होता है। टाइडल एनर्जी की आप बात करते हैं, TIDL, टाइडल का मतलब समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है, उसके पास भी आपको एनर्जी होता है। फिर हम आठवां विंड एनर्जी की बात करते हैं, हवा के पास भी आपका एनर्जी होता है, इसके भी हम बात कर लेते हैं कि विंड एनर्जी की बात करते हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो और एनर्जी होता है, मस्कुलर एनर्जी होता है। मस्कुलर एनर्जी आपके मांसपेशी में भी ऊर्जा होती है। अगर हम 10 नंबर बात करेंगे तो बायो एनर्जी की बात कर सकते हैं, बायो एनर्जी। ऐसे कर कर के बहुत सारे टाइप की एनर्जी है। बायो एनर्जी का मतलब होता है जो जीवाश्म के अंदर जैसे कोल वगैरह के अंदर जो पाया जाता है, जो आपके फूड के अंदर जो पाया जाता है, तो इस तरह का जो एनर्जी होता है। तो ऐसे बहुत टाइप के एनर्जी है जो आप लोगों को बाहर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो दिस इज द एनर्जी। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे ना, यहाँ आप ध्यान देंगे तो देखो एनर्जी के अंदर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ही बारे में पढ़ना है। काइनेटिक है, मैकेनिकल है, और बस। और ये पोटेंशियल एनर्जी की ही बात की जा रही है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ तीन चीजों के ही बारे में पढ़ना है, काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। मतलब ओवरऑल कहे तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, दो तरह का है आपका, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को। और मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करने का मतलब है कि आपको करना होगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अगर देखा यहाँ पे कि सर एनर्जी होता क्या है, तो हमने कहा कि सर कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क काम करने की जो क्षमता है उसी को एनर्जी कहते हैं। तो जो बच्चे ना वर्क निकालना सीख गए, जिनको वर्क आ गया ना, उसको एनर्जी तो अपने आप आ ही जाना है, समझ रहे हो। जिसको वर्क आ गया उसको एनर्जी अपने आप आ ही जाना है। तो इसीलिए वर्क वाली जो पिछली लेक्चर थी ना, ये वर्क वाली लेक्चर को आप जरूर ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि ये वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें फटाफट। ये अलग अलग टाइप की जो एनर्जी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसको नोट करेंगे तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी।
जितने तरह का एनर्जी आपने देखा ना, जो 10 तरह के बताए, सब एनर्जी का यूनिट एक ही होता है, क्योंकि है तो एनर्जी ही ना किसी प्रकार का। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, ये आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल। क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी तो वर्क के ही ना बराबर होता है जी। जितनी वर्क होगी उतनी ही एनर्जी होगी, तो वर्क का जूल होता है तो इसका भी जूल होता है। अगर आप सीजीएस की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट की, तो वर्क का अर्ग होता है, इसका भी आपका अर्ग होता है। अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन भी वही रहेगा, जो आपका वर्क का होता है ml2 T⁻⁻², ये आपका होता है ना, जो वर्क के केस में हमने बताया था। और डायमेंशन भी हमने पहली यूनिट में आप लोगों को बताई थी, तो ये होता है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कि ये वेक्टर है स्केलर, तो सीधी बात है कि जो एनर्जी आपका है स्केलर है, क्योंकि वर्क आपका क्या है? स्केलर है। तो जो वर्क को देखा होगा ना बच्चे, जो वर्क को समझ रहा होगा ना, उनके लिए एनर्जी तो बिल्कुल ही आसान है। जो वर्क को नहीं समझ रहा होगा ना, उसके लिए एनर्जी बहुत मुश्किल है। एक वार्निंग हम बार बार आप लोगों को ये देते हैं कि आप लोग जब भी ये फिजिक्स का क्लास करें ना, तो रेगुलर करें, कंटिन्यू करें। मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर से आप क्या इसको देखेंगे ना कि लगातार करें, ऐसा नहीं कि स्किप करके नहीं करना है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एनर्जी आपका स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो आप इनके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव गुना भाग है, या स्केलर नॉर्मल मेथड से आप कर सकते हैं। इसमें जो है वेक्टर के नियम को लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से स्केलर है। ठीक है। अच्छा, इसका जो एक और यूनिट है कैलोरी। क्या है? कैलोरी। कैलोरी, ठीक है, ये नहीं रहेगा। कैलोरी, कैलोरी भी इसका है। और 1 कैलोरी जो होता है, अगर आप देखेंगे 4.18 जूल के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, ये भी इसका एक यूनिट है। और जब भी आप जो है ना बुक पढ़ेंगे, या आप बिस्किट खाते हैं या किसी तरह का फूड प्रोडक्ट खाते हैं, उसके जो रैपर्स होते हैं उस पर लिखे होते हैं कि इतना कैलोरी एनर्जी मिलेगा इसको खाने से। ये 1 कैलोरी वही कैलोरी वाली है कि 1 कैलोरी जो होता है 4.18 जूल होता है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जाने हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो एक चीजों को, हम्म हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में तो पढ़ने वाले हैं। हीट एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाए व्हाट इज हीट एनर्जी, तो आप बोलेंगे ना, किसी बॉडी के पास सर जो हीट की वजह से एनर्जी होता है, किसी भी बॉडी के पास जो हीट की वजह से एनर्जी होता है, उष्मा की वजह से जो एनर्जी होता है, उसको हीट एनर्जी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके केमिकल कंपोजिशन की वजह से एनर्जी होता है, उसको केमिकल एनर्जी कहा। लाइट एनर्जी क्या होता है सर? लाइट जो जो आपको लाइट है ना, उसके पास जो एनर्जी होता है, उसको लाइट एनर्जी बोला जाता है। ऐसे बोल सकते हैं लाइट की वजह से जो एनर्जी होता है। फिर आप बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। सर हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, वाटर के पास जो एनर्जी होता है उसको हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी सर, ये आप देख लो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके पास जो एनर्जी होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। टाइडल एनर्जी, समुद्र के अंदर से ज्वार भाटाएं उठती है, उसके पास भी एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी हवाओं के पास होती है, मस्कुलर हमारे मसल्स के पास होती है। और बायो एनर्जी सर जो पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। उसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी का सही डिफिनेशन क्या होता है? किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी उसके मोशन और पोजीशन के कारण से होता है। किसके कारण से? मोशन, यानी कि जो आगे बढ़ रहा है, मोशन में है, उसके पास एनर्जी होता है। तो मोशन के कारण से और पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होता है, उसको आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी, एनर्जी किसी बॉडी के पास होता है ड्यू टू देयर मोशन एंड पोजीशन। मोशन एंड पोजीशन, पोजीशन को ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी, या पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों बोल सकते हैं। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन
इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको आपको समझना है, यहाँ पे दो बातें लिखी गई है। किसी भी बॉडी के पास किसके कारण से, मोशन के कारण से, मान लो कि ये बॉडी है और ये बॉडी आगे की तरफ मोशन में है, तो इनके पास एनर्जी होगा। कैसे, आप इनके सामने खड़ा हो जाओ, ये आपको ऐसा धक्का मारेगा कि फिर पता न चले, तो इसके पास एनर्जी है। तो जो मोशन के कारण से एनर्जी है उसको भी मैकेनिकल कहते हैं। और पोजीशन के कारण से, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक रबर है, ये क्या है, ये क्या है, एक रबर है, ये रबर है, देखो ये इस पोजीशन में है, इस कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन में है, ऐसे संरचना है। लेकिन इसको आप अगर खींच दो, पूरा इस रबर को क्या करो, पूरा खींच दो, तान दो इधर से, और तानने के बाद उसको छोड़ो, जैसे रबर को खींचने के बाद छोड़ोगे ना कुछ लेके, तो आपको बहुत दूर तक जाएगा और आपके बॉडी पे हमारे चोट भी लग सकता है। मतलब अभी इनके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। क्या बदल गई, कॉन्फ़िगरेशन इसकी बदल गई। तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाने की वजह से इसके पास अब एनर्जी आ गया है। दिस इज द, ये भी एक तरह का एनर्जी है और इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये भी आता है। ठीक है, एक और बात लिखा गया पोजीशन। पोजीशन में क्या है कि मान लो कि आप बैठे हो, आपके सर के ऊपर एक पत्थर हम गिरा रहे हैं, एक छोटे से हाइट से, बस जस्ट एक बित ऊपर से गिरा रहे हैं, मोस्ट अधिक संभावना है कि कुछ होगा नहीं। लेकिन उसी पत्थर को ज़्यादा हाइट से अगर आपके सर पे छोड़ दिया जाए तो आपका सर फट सकता है। मतलब जो इस पत्थर के पास एनर्जी है वो पोजीशन की वजह से, पोजीशन उसकी थोड़ी सी नीचे थी तो नहीं लगा आपको चोट, ज़्यादा ऊपर चली गई तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये कम हाइट पे है और ये ज़्यादा हाइट पे है, तो ये पोजीशन की वजह से आपका एनर्जी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये जो है ना, इस ऐसे करके एनर्जी जिसके पास होगा वो एनर्जी को क्या कहा जाएगा, मैकेनिकल। लेकिन इसमें क्या है कि एक मोशन की वजह से है और एक पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। तो मोशन की वजह से जो है ना, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम हो गया इसका, काइनेटिक एनर्जी हो गया इसका नाम। बोला कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इसमें एक मोशन की वजह से, दूसरा पोजीशन की वजह से। तो मोशन की वजह से जो होगा उसको काइनेटिक, और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो होगा उसको पोटेंशियल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि ये जो रबर है इसमें जो है किसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इलास्टिक, मतलब खिंचाने वाला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब इसका नाम हो गया। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो आप देखेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर है ये मोशन और पोजीशन के कारण से है। तो मोशन के कारण से जो है उसको काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के कारण से जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं, सर जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के सम के बराबर होता है। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो जो काइनेटिक है और पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दैट इज आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, या सम भी आप लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के ई शॉर्ट में लिख देते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है, यांत्रिक ऊर्जा ये आपको बोला जाता है। ठीक है, होप सो कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी वाली कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर मैकेनिकल एनर्जी को अच्छे से समझना है तो हम देखें कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। क्यों नहीं हम काइनेटिक को अलग से और पोटेंशियल को अलग से पढ़ लें और इनके बारे में अच्छा से जान लें। और जानने के बाद क्या होगा कि जैसे हम ये काइनेटिक समझ लेंगे और पोटेंशियल, तो मैकेनिकल तो अपने आप आ ही जाना है, क्योंकि ये मैकेनिकल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। तो क्या करना चाहिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं किसको लेकर, काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं कि आखिर काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। हालांकि अभी हम आपको काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन बताए हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का एनर्जी, बॉडी ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, गतिज ऊर्जा हो गया। किसी बॉडी के पास, किसी वस्तु के पास जो एनर्जी मोशन के कारण से होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जो मूविंग बस होता है ना, मूविंग बस, कार, ट्रक, हैव काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, जो बस चलती हुई बस होती है। आप देखेंगे ना, ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि मोशन में है। फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, अगर पानी की धाराएं बह रही है ना तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। जितनी सारी चीज है ना, अब देखोगे आपकी वाइब्रेटिंग, अगर कोई चीज फड़फड़ा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, ठीक है ना, इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता ही होता है। जैसे और क्या आप लिख सकते हैं, रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग व्हील, आपके साइकिल, आपके मोटरसाइकिल, WH, रोटेटिंग व्हील, ठीक है, रोटेटिंग व्हील हैव काइनेटिक एनर्जी, इट एटसेट्रा, इन सभी के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, जहां भी चीजें चलने वाली। लेकिन होती कितनी है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला हम देखो यहां से डिराइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से आप इसको देखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कंसीडर, एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, कंसीडर ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v, और उसका स्पीड या वेलोसिटी कितना है, v है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जी मोशन में है ना, तो आपका आंसर जी सर है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर बता दो काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इसी को हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास तो होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, क्योंकि ये मूव कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं है, पोजीशन में नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये सर, वर्क के बराबर होगा। क्लियर है बात, एकदम बात सर क्लियर है। अभी तो आपने बताया था जो आपका काइनेटिक एनर्जी, जो कोई भी एनर्जी होता है ना, ये वर्क के ही बराबर होता है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये वर्क के बराबर होता है। चलो ध्यान दो, अब वर्क बराबर क्या होता है सर, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स सर कितना लगेगा, तो फोर्स होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, होगा ना, मास से इसके पास एक्सेलरेशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मान लेते हैं कि सर चलो यहाँ से ये x डिस्टेंस चलने के बाद फाइनली ये रुक गया है, मतलब इसके पास इतनी ही कैपेसिटी थी वर्क करने की कि x डिस्टेंस चलने के बाद ये फाइनली मतलब ये रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, अब ये खत्म हो गया, मतलब इतनी ही इसके पास एनर्जी थी, तो और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका सर, x हो गया, ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी, हम इसका कैसे अब निकालेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, अब ये आपका मास आ गया, एक्सेशन बराबर क्या हो जाएगा, देख लो एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला एक्सेशन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, एच, तो v यहाँ पे फाइनल है, तो फाइनल इसमें कितना आ गया, रेस्ट में तो 0 आ गया, u इनिशियल, इसके लिए इनिशियल कितना है, v है, ये v² आ गया, 2 एक्सलेशन, ठीक है, a, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सर, x किया है, x आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस v² इक्वल टू 2ax, यानी कि x बराबर क्या आ गया, या a बराबर आप निकाल सकते हैं, चलो x ही ले लेते हैं, तो x बराबर आ गया v²/2a माइनस, ठीक है, x बराबर, या अगर आप a निकालना चाहे तो a बराबर हो जाएगा -v²/2x। देखो एक्सेशन यहाँ पे निगेटिव है, एक्सेशन क्या आ गया, माइनस में, इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी धीरे धीरे रुक रहा है। देखो जी बॉडी धीरे धीरे रुक रहा है कि नहीं, स्पीड v था और बाद में जाके 0 हो गया, तो माइनस साइन सिर्फ इतना बताता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो धीरे धीरे स्लो हो रही है,
जो स्पीड था उसकी स्पीड कम हो रही है, किस रेट से, किस एक्सेशन से, v²/2x। ठीक है, तो माइनस का इतना ही मतलब है। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहते हो तो यहाँ देख लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, रख दो यहाँ पे वैल्यू, मास एक्सेशन कितना हो जाएगा जी, ये v²/2x, माइनस साइन हम नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस साइन का मतलब बॉडी रुक रही है, ये v²/2x आ गया। अब क्या है जी, अब है सर x, तो देखो अब x से x कैंसिल, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है सर, ये होती है ½ mv²। देखो बहुत पॉपुलर और फेमस फार्मूला, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, और क्वेश्चंस तो बहुत सारे इस पे आते हैं, ½ mv²। अगर कोई बॉडी है, अब ये बॉडी है, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि ये बॉडी है, इसका मास आपका है 2 kg का है ये, और इसके पास स्पीड आपका v है ना 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है बोलो जी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप लिखेंगे सर ये ½ mv² है, क्योंकि हाफ m का वैल्यू 2 kg और v का मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सर ये कैंसिल, ये इसका 25 जूल सर आ गया। तो ऐसे करके आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपका है, ये डेरिवेशन आपको तो आना ही चाहिए, बिना डेरिवेशन के आप एग्जाम में जो है ना मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो अभी हमने समझा टोटल, यहाँ पे समझा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल्स भी आप में आपके जो है ना में ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, आपके जो पेपर्स आते हैं उसमें एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ से जी एग्जाम्पल्स आपसे डेली पूछा जाता है। तो ये है ना एनर्जी और यूनिट, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विथ एग्जाम्पल्स एंड डेरिवेशंस, ये है ना कि आप एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे आपको डेरिवेशन देने हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इनको आगे बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो देखा ना काइनेटिक एनर्जी आप कैसे यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को देखना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी इस तरह से आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए सर्कुलर मोशन के केस में, देखो काइनेटिक एनर्जी इन सर्कुलर मोशन, वहाँ भी सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी पता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ mv²। ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v है, तो ½ mv² यहाँ भी हो जाएगा, और v इक्वल टू हम जानते हैं ना r⍵। ध्यान दो जी, क्या हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे, आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे आएगा। हाँ, तो m हो गया, v के जगह पे आप रख सकते हो r⍵ का स्क्वायर, यानी कि ½ mr²⍵²। ये भी काइनेटिक एनर्जी है आपका सर्कुलर मोशन के केस में। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके बुक के अंदर चाहे कहीं भी, उसको आप डील करें ना ½ mv²। ये हालांकि हम एक सेशन जो है ना सभी चैप्टर्स का, आप तो पहले से अच्छे से थ्योरी कर लो यार, थ्योरी करने के बाद आप देख लो अपना क्वेश्चन बैंक, उस समय भी देखो जब थ्योरी कर रहे हो, कि करने के बाद देखो, पहले देखने से कोई फायदा नहीं है। तो पूरे अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट करो, उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप देखो कि न्यूमेरिकल्स आपके कितने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कितने हैं, आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स के हम क्लासेज लेंगे, हालांकि बहुत भारी भारी न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम लेंगे। ठीक है, कुछ क्लासेज हम लेंगे जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाएंगे, तो आपका फिर से दिमाग जो है ना रिकैप हो जाएगा, आपको रिवीजन आपका हो जाएगा, तो अच्छे से आप लिख पाएंगे, और आपको लिखना भी है। बट अभी इन चीज़ों को आपको देखना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है जो आपसे बन रहे हैं उनको करना है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के पास। आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिफिनेशन तो अभी आपने समझा था। पोटेंशियल एनर्जी, इसको बेसिकली यू से नोट किया जाता है, और ये क्या है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू देयर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो किसी भी बॉडी के पास इसके पोजीशन और मोशन की वजह से, जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, एग्जाम्पल के लिए देख लो, पोजीशन का मतलब स्टोन, पोजीशन का मतलब क्या हो गया,
स्टोन एट सम हाइट, स्टोन एट सम हाइट है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई स्टोन पत्थर कुछ हाइट पे रखा हो उसका पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन की वजह से। जो स्ट्रेच्ड रबर है, स्ट्रेच्ड रबर, देखो ये जी एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी। जो तना हुआ रबर है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, अगर आप देखेंगे जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को भी खींच देंगे तो इसके पास भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। डिस्टॉर्टेड बॉल, डिस्टॉर्टेड का मतलब समझ रहे हैं, डिस्टॉर्टेड बॉल, डिस्टॉर्टेड बॉल का मतलब एक बॉल है उसको आप मरोड़ दिए, ठीक है, छोड़ेंगे तो उसके पास भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना एटीसी एटसेट्रा, इन सभी के पास आपके पोटेंशियल एनर्जी होते ही होते हैं। क्योंकि देखो जी कुछ हाइट पे रखेगा तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी, अगर स्ट्रेच कर दोगे रबर को तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन के मतलब संरचना बदल जाएगी, खींचा जाएगा। तो इन सभी के पास एनर्जी होता है। इन सब के एनर्जी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यूनिट की बात करेंगे तो वही सेम ही होता है इसका भी यूनिट, क्योंकि एनर्जी का यूनिट वही जूल होता है, फिर अर्ग होता है, कैलोरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपके पोजिशन में आपको आती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आप एक बार इसको देख लीजिए, और नोट भी आपको करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलो। और अलग अलग टाइप के अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ समझते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहला इसमें आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये क्या होता है, हाइट की वजह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कुछ हाइट पे रखेंगे, क्या करेंगे, जमीन से उठा के कुछ हाइट पे रख दिए, तो कुछ हाइट पे रख दिए तो पोजीशन बदल गया ना, तो इसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगा। और वो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इफ ए बॉडी, अगर कोई बॉडी, इफ ए बॉडी इज एट सम हाइट, अगर आपका बॉडी कुछ हाइट पे रखा हुआ है, उस हाइट का नाम हम एच दे देते हैं, देन इट हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई बोलेगा ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, तो ये आप लिख सकते हो। अगर कोई बॉडी कुछ हाइट पे रखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है आपका, ठीक है, और ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है एच हाइट पे, तो बोलो जी इसमें कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, यू कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सर वर्क के बराबर होता है, बिल्कुल सही। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क कितना किया गया था, ग्रेविटी के द्वारा -mgh, और मैं किया था, अगर मैं ले गया तो mgh, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितना आ जाएगा, mgh हो जाएगा। अगर h हाइट पे कोई रखा हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh के बराबर। बिल्कुल ये याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, ये वाली, ये हाइट आपका 10 मीटर ऊपर रखा हुआ है और मास इसका 1 kg है, तो बताओ इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये mgh है सर, इतना एनर्जी है। तो यानी कि m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू 10, यानी कि ये आपका 98 जूल है। अगर 2 मीटर पे रहेगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 पे रहेगा तो 4 रखेंगे। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। विथ हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। मतलब ज़्यादा हाइट रहेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। मतलब देखो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी u1 है, यहाँ पे है इसका क्या है, u2 है, यहाँ पे इसका क्या है, u3 है। अब मान लेते हैं कि इसका हाइट ये h1 है, ये वाले का हाइट h2 है और ये वाले का h3 है यहाँ से, तो ये वाली कितनी हो जाएगी,
Mgh1, ये वाली कितनी हो जाएगी Mgh2, ये वाली कितनी हो जाएगी Mgh3। और देखेंगे कि हाइट ज़्यादा है इसका, ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये और उसके बाद ये हो जाएगा। हाइट अगर जीरो होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, मतलब ज़मीन पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ ले जाते हो, यहाँ से यहाँ पे ले जाते हो, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ ले जाते हो तो चेंज कितना का आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो जी, यहाँ से ये वाले में से ये वाले घटा दो, यानी कि Mgh2 माइनस H1। यहाँ से यहाँ ले जाते हो, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाते हो, तो आप घटा सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना का चेंज हुआ है। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे ही डिफाइंड करते हैं और यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको भी नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरे टाइप का एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है स्प्रिंग? अब ये होता कैसे है, इनको देखो। मान लो कि ये आपका एक स्प्रिंग है, ये इसके नेचुरल लेंथ पे है। किस लेंथ पे है? नेचुरल लेंथ पे है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं है। अब आपने क्या किया कि इसको खींच दिया, एकदम लो खींच के बढ़ा दिया, और इसका लेंथ कितना से बढ़ गया है, ये देखोगे x से बढ़ गया है। अभी इसकी लेंथ मान लो l थी, अब ये कितना हो गया, ये l तो है ही, l x हो गया। ये फोर्स आपने लगा दिया, इस फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये आपने लगाया है, सॉरी, ये क्या किया है, आपने लगाया है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, जब आप इसको इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग विरोध करेगा, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। तो अब आपसे पूछा जाए कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है स्प्रिंग के पास। सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसके पास एनर्जी है कि नहीं है। जब आप छोड़ दोगे ना यहाँ से खींचना, तो पीछे की तरफ धक्का मारेगा, तो एनर्जी है तभी तो मार रहा है। तो कितना हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, x हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा ना, ये हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, स्प्रिंग के वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखोगे कि k क्या है सर, तो k को यहाँ बोला जाता है वेयर k जो है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखो हर स्प्रिंग जो है ना एक जैसा नहीं खिंचाव होगा। कुछ स्प्रिंग ऐसे होंगे जो बहुत टाइट होंगे, उनमें खिंचाव बहुत मुश्किल होगा। कुछ ऐसे स्प्रिंग होंगे जो बहुत ही लूज होंगे, खिंचाव ये होगा। तो ये कौन सा स्प्रिंग टाइट है और कौन सा स्प्रिंग लूज है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा के का वैल्यू देखकर। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि के का वैल्यू कितना है। ठीक है, ये तो के का वैल्यू दिया रहेगा किसमें, न्यूटन पर मीटर में आपको दिया रहेगा, न्यूटन पर मीटर में। मतलब इतना न्यूटन जैसे दिया रहेगा, 10 न्यूटन पर मीटर है के स्प्रिंग कांस्टेंट, किसी में 50 न्यूटन पर मीटर है। तो आप ध्यान दे देना कि जो 50 वाली है वो ज़्यादा टाइट होगी। ठीक है, तो के का वैल्यू दिया रहेगा। और एक्स क्या है, एक्स आपका एलोंगेशन है। एलोंगेशन मतलब कितना आप में खिंचाव हुआ है, कितना आपने इसको खींचा है। तो ये आप अगर देख लेंगे तो आप स्प्रिंग का जो है ना, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से इसको समझें कि कैसे कैसे हुआ है। देखो अब ये फोर्स ला के खींचे है, एलोंगेट किया, आप इसको दबा भी सकते थे। आप दबाएंगे ना तो भी क्या होगा कि सेम ही फॉर्मूला होगा, खींचने पर और दबाने दोनों पे क्या होगा, सेम ही यहाँ पे फॉर्मूला होगा। अब जो थर्ड टाइप के हम यहाँ पे बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के पास। इलेक्ट्रिक, अब देखो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इन केस ऑफ चार्ज। ठीक है, हालांकि चार्ज के बारे में बहुत डिटेल से अभी तो जाएंगे नहीं, एक नॉर्मल सी बात बता देते हैं। क्लास आप लोग 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो x है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता है k Q1 Q2 बाई एक्स, सॉरी k Q1 Q2 बाई एक्स, यही इसका
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और के का वैल्यू हम लोग लेते हैं 9 इंटू 10⁹ लेते हैं, ठीक है ये। और Q और Q2 क्या है, चार्ज है, तो कुलम में रहेगा 5 कुलम 10 कुलम, और X क्या है आपका डिस्टेंस है, तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ये चीज़, तो ये इतने टाइप के जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैनेटिक और पोटेंशियल। कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी के बारे में समझा, ये वाली, हाँ ये कैनेटिक एनर्जी। और कैनेटिक एनर्जी के बाद हमने फॉर्मूला इसका देखा, एग्जांपल्स देखे, फिर हमने सर्कुलर मोशन के केस में देखा, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखा किसके पास होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी के टाइप में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल के केस में ये हमने देखा, फिर हमने देखा कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये आप इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैकेनिकल एनर्जी आपको निकालने के लिए बोले, तो अब आप आसानी से मैकेनिकल एनर्जी इस केस में निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने कैनेटिक और पोटेंशियल आपने जान लिया है कि कैसे कैनेटिक और कैसे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अब देखो एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये होता क्या है, इट ओनली चेंज देयर फॉर्म, ये हमेशा क्या करता है कि अपने फॉर्म को चेंज करता है, ओनली चेंज देयर फॉर्म, ये अपने फॉर्म को चेंज करता है, इसको ना ही क्रिएट। यानी कभी क्या होता है, जैसे कि आप एक बल्ब का एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक बल्ब का एग्जांपल ले लो, ये बल्ब आपके पास है ना, ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब आपको क्या देता है, यहाँ पे लाइट देता है, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा सा हीट भी देता है आपको, बल्ब गर्म भी होता है, मतलब बल्ब आपको इस फॉर्म में ये चीज़ दे रहा है। लेकिन इस बल्ब के पास अगर आप देखोगे तो बल्ब के पास ये आई कहाँ से, बल्ब के पास ये आई कहाँ से, तो आप देखिए कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट से आई, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा से आई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी था सर, जिसके कारण से ऐसा हुआ, बिजली आई तभी ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल कहाँ से आई, तो इलेक्ट्रिकल सर ये जो बिजली आ रही है वो कहीं ना कहीं से आ रही है, तो आप देखेंगे कि सर किसी थर्मल पावर स्टेशन से बिजली आ रही है, तो थर्मल पावर स्टेशन है, इसका मतलब वहाँ पे कोयला है, टेम्परेचर है, मतलब इसके पास जो एनर्जी आई सर वो हीट एनर्जी से आई। देखो जी, इसके पास कहाँ से आई सर, हीट एनर्जी से आई। अब देखो कि इनके पास हीट कैसे आई, तो हीट आई सर इनके पास कोयला से, तो कोयला के पास क्या था सर, बायो एनर्जी था इनके पास था, तो ये बायो से आया सर, ये बायो एनर्जी से आया सर। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होता है, एनर्जी को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप इसका ना ही आप इसको बना सकते हैं, और ना ही आप इसको नाश कर सकते हैं, इसका विनाश कर सकते हैं। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ये आपका एनर्जी, ठीक है, ये आपका ऊर्जा। यानी कि जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव आता ही नहीं है यूनिवर्स के एनर्जी में, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की, अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमारा कैसे कंजर्व रहता है, तो देखो किसी भी ये आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के दौरान हमेशा कंजर्व रहता है,
ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी भी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आता है काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एमई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग मोशन रिमेन कांस्टेंट, या कई लोग इसको कंजर्व भी लिखता है, ठीक है ना, कंजर्व। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कहा जाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी केस में। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। कभी किसी का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब काइनेटिक कम हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि मोशन ऑफ स्टोन, देखो वर्टिकल मोशन के केस में हम समझते हैं, ठीक है, स्टोन ना लेके हम वर्टिकल मोशन समझते हैं। वर्टिकल मोशन के केस में हम समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ये आप वर्टिकल मोशन के केस में देखते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन के केस में आप क्या करो, देखो ये आपका ग्राउंड है, अर्थ है, यहाँ पे आप किसी चीज को फेंके हो, तो इसके पास मान लो कि एनर्जी, टोटल एनर्जी है 100 जूल, ठीक है। तो ये अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके पास टोटल 100 है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। मतलब इस लेवल पे जाके, अर्थ पे जाके, क्योंकि अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। अब ये यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद क्या हो गया कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली जो है वो 80 जूल बचा। देखो टोटल अभी भी ये आपका क्या है, टोटल एनर्जी है, ये आपका टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी अभी भी 100 जूल ही है, लेकिन काइनेटिक 80 है, तो इसका हाइट बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ जाएगा, 20 हो गया। धीरे धीरे ऊपर और आगे जाएंगे, देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी 100 जूल ही है जितना मैकेनिकल है। अब लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका स्पीड घटेगा ऊपर जाते के समय, तो इसका भी मान लो 40 जूल हो गया। तो ये जो 60 जूल था, कितना था टोटल, 100 में से 40 हो गया आपका काइनेटिक, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये 60 जूल। जैसे जैसे हाइट जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ जाने के बाद, मान लो कि यहाँ जाने के बाद रुक गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ पे काइनेटिक ये तो 100 ही रहेगा टोटल, लेकिन काइनेटिक 0 हो गया और 0 जूल, और ये टोटल के टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल में। ये आपका वर्टिकल मोशन के केस में होता है कि वर्टिकल मोशन के केस में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं काइनेटिक एनर्जी घटती है। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ऊपर जाते फाते क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितनी डिक्रीजमेंट काइनेटिक एनर्जी में होती है, ठीक है ना, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों मिलके हमेशा क्या होता है, बैलेंस किया रहता है। तो ये आपका जो है ना वर्टिकल मोशन के केस में होता है, और बहुत सारे ऐसे केस है। बट आपको देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों को लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर कि मैकेनिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो हमने बताया। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए है कि जब बॉडी फ्री फॉल ये करता है। अब फ्री फॉल का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये भी देख लो। फ्री फॉल का मतलब, ये तो हम देख लिए, फ्री फॉल का मतलब होता है कि आपने क्या किया कि बॉडी को यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, मतलब छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो शुरुआती वेलोसिटी इसके पास 0, और ये जाके कहाँ गिरेगा, मान लेते हैं कि ये हाइट आपका h है, तो यहाँ जाके गिरा,
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जब इनिशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा जी, जीरो होगा। चलो सर बिल्कुल सही। और पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट है तो सर कितना होगा, सर ये एच होगा। और टोटल एनर्जी कितना होगा सर, मैकेनिकल एनर्जी, तो सर ये जीरो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, एम जी एच हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। टोटल एनर्जी सर कितना होगा, एम जी एच, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे। अब ये गिर के नीचे आ गया, जब नीचे यहाँ जमीन पे आ गया तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। सर हाइट खत्म हो गया, जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ये हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ना, क्या उतना ही यहाँ पर भी है, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखो एट ग्राउंड, एट सरफेस, ठीक है, कहाँ बात करते हैं, एट सरफेस, सरफेस पर हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सरफेस पर यहाँ जब गिरेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो v निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखते हैं v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, तो यहाँ पे v रहने देते हैं। u यानी इनिशियल कितना है, इसके बाद जीरो है। 2 एक्सेशन कितना है, g होता है। हाइट कितना है, s के पे h, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2gh। ठीक है, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ मास कितना है m, और v के जगह पे कितना रख देंगे, 2gh। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया, mgh आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना आ गई, mgh। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, जीरो, और ये फिर से कितना आ गया, mgh आ गया। तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पे था, देखो यहाँ काइनेटिक जीरो था, यहाँ काइनेटिक mgh आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल mgh था, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो आ गया। मतलब जितना पोटेंशियल था सब किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में, और टोटल एनर्जी हमेशा कन्वर्ट रहा। तो ये हम क्या देखें यहाँ पे, फ्रॉम एबव डिस्कशन, ये जो डिस्कशन था, इट इज क्लियर दैट, ये से क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हुआ, कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी me at any point during free fall will remain constant। ये क्या रहा, हमेशा कांस्टेंट रहा। और दूसरा देखा कि विथ हाइट, हाइट के साथ क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया एंड काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा। तो ये था आपका क्या, कि कैसे कैसे वर्टिकल मोशन के केस में ये चीज़ें होती है। और मैंने एक एग्जांपल से आपको पहले समझाया कि देखो जी, ये एग्जांपल अगर आप देख के लिखोगे ना तो आपका तो एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो ये जितनी सिलेबस थी हमारे पास थियोरेटिकली एनर्जी के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने आज कंप्लीट कर ली। एक और जो एक छोटी सी चीज़ है, हाँ एक मिनट, ये वाली चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा ये कहना है कि टोटल जो वर्क डन होता है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्या है कि जो टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, कहीं का भी जो कुल वर्क डन होगा, मतलब आप जितना वर्क किसी पे करोगे वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि वर्क जो होता है इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन ही है। दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये चीज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हमने देखा, बहुत शांतिपूर्वक देखा कि एनर्जी के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप रिकैप करेंगे, एनर्जी की डिफिनेशन पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने सीखा, अपने डेरिवेशन सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन आपने सीखा, और एनर्जी कंजर्वेशन फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में, वर्टिकल बॉडी के केस में आपने सीखा। तो दैट इज द एंटायर लेक्चर ऑफ द
एनर्जी। एंड हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एनर्जी जो है मैं को अच्छे तरीक़ा से आपको समझा सके, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से शांतिपूर्वक जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही आप पढ़े, इसका नोट्स आप ज़रूर बनाएं, रेगुलर आप लेक्चर को ज़रूर देखें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे एसोसिएट से ज़रूर संपर्क करें, हम आपके प्रॉब्लम को लेकर ज़रूर आएंगे, ठीक है। और जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि ऑफलाइन आने की ज़रूरत हुई ना आपके क्लास के अंदर, आप जहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो भी हमारे एसोसिएट आपके पास बिल्कुल जाएंगे, आप उनसे समय ले लेंगे, ठीक है, एक व्यवस्था करके ये चीज़। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारी ओर से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं कि आपने सफलतापूर्वक एनर्जी वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। फाइनली आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।